हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में अपनी बातें चल रही थी और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा कि पैराथायरॉइड ग्लैंड की पोजीशन क्या होती है, पैंक्रियाज की पोजीशन क्या होती है एंड थायराइड ग्लैंड की क्या पोजीशन होती है। इन सब ग्लैंड्स के बारे में अपनी स्टडी चल रही थी। तो देखिए, आज अपनी एक ग्लैंड है जिसका नाम क्या है, पीनियल ग्लैंड। जितनी भी जो मेजर ग्लैंड थी उनकी काम अपना हो चुका है, उनकी स्टडी अपनी हो चुकी है, लेकिन जितनी सारी ग्लैंड होती हैं उन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं ताकि चीजें कन्फर्म होती जाएंगी। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड इंपॉर्टेंट है, एड्रिनल ग्लैंड इंपॉर्टेंट है, पैंक्रियाज इंपॉर्टेंट है, थायराइड ग्लैंड इंपॉर्टेंट है। ये जो चीजें ग्लैंड्स हैं वो थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में क्वेश्चन है वो अक्सर पूछा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड तो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है ही है, मास्टर ग्लैंड है वो तो। और एड्रिनल ग्लैंड है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर जोना ग्लोमेरुलसा, जोना रेटिकुलरिस, जोना फेसिकुलेटा वगैरह, उससे किन सा हार्मोन सिक्रेशन हो रहा है और उनका काम क्या है। उसके अलावा थायराइड ग्लैंड है वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है थोड़ा। तो इस प्रकार से सारी इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं। तो देखिए, आज अपन पढ़ रहे हैं पीनियल ग्लैंड के बारे में कि पीनियल ग्लैंड की पोजीशन हमारी बॉडी के अंदर कहाँ है। सबसे पहले हमने जो डायग्राम देखा था उसके अंदर हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे वाले पार्ट में क्या थी, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे पीनियल ग्लैंड उपस्थित हुआ करती थी। अब पीनियल ग्लैंड का मुख्य काम क्या है? पीनियल ग्लैंड का मुख्य काम है सर्काडियम रिथम को कंट्रोल करना। अब सर्काडियम रिथम क्या होती है? बायोलॉजिकल क्लॉक जिसको आप बोलते हो, उसको मेंटेन करना। अब देखते हैं क्या होती है बायोलॉजिकल क्लॉक। तो उसका काम है रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन ऑफ सर्काडियन रिदम। सर्काडियन रिदम को कंट्रोल करने का काम है, जिसका दूसरा नाम है बायोलॉजिकल क्लॉक। जिसका दूसरा नाम है बायोलॉजिकल क्लॉक। अब देखिए, बायोलॉजिकल क्लॉक को कैसे कंट्रोल करेगी? एक हार्मोन होता है मेलेटोनिन, एक हार्मोन होता है, इसका नाम होता है मेलेटोनिन। इस हार्मोन को पीनियल ग्लैंड सिक्रेट करती है और ये मेलेटोनिन का काम है आपके स्लीप को कंट्रोल करना, यानी आप कैसे सोते हो, आपके मूड को कंट्रोल करना, मूड को रेगुलेट करना, और जो आपका बिहेवियर है उसको भी रेगुलेट करने का काम किसका है? मेलेटोनिन। तो ओवरऑल बात क्या है कि सबसे मेन चीज है नींद अच्छी आना। अगर नींद अच्छी आ रही है, नींद अच्छी आ रही है तो मेलाटोनिन का मतलब क्या हो गया? अच्छे से सीक्रेट हो रहा है। और अगर नींद अच्छी आ रही है तो मूड भी अच्छा होगा, और मूड अच्छा होगा तो बिहेवियर भी अच्छा होगा। और इसके अलावा मेलाटोनिन है वो कुछ पिगमेंटेशन का काम भी कर सकता है। मेलानिन नाम का आपने पिगमेंट सुना होगा, तो मेलेटोनिन हार्मोन है वो आपको पिगमेंटेशन देने का काम भी करता है। अब देखिए, मेलेटोनिन कहां से आया? मेलेटोनिन कहां से आया? मेलेटोनिन बना सीरोटोनिन से। मेलेटोनिन किससे बना? सीरोटोनिन से। सीरोटोनिन किससे बना? सीरोटोनिन बना ट्रिप्टोफैन से। ट्रिप्टोफैन क्या है? यह एक एमिनो एसिड है। ट्रिप्टोफैन क्या है? एक एमिनो एसिड। तो ये ऐसे होता है कि ट्रिप्टोफैन नाम का एमिनो एसिड होता है, ट्रिप्टोफैन से सेरोटोनिन बनता है, सेरोटोनिन से मेलेटोनिन बनता है, और मेलेटोनिन स्लीप, मूड, बिहेवियर, पिगमेंटेशन, इन सब चीजों को कंट्रोल करता है। अब बायोलॉजिकल क्लॉक या सर्काडियन रिथम का क्या मतलब होता है कि जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, आप
रोज रात को 10 बजे सोते हो, रोज सुबह 6 बजे या 5 बजे जितना भी आपका टाइम है रोज उसी टाइम पे उठते हो, रोज एक पर्टिकुलर टाइम पे आप खाना खाते हो, सुबह भी रोज उसी पर्टिकुलर टाइम पे खाना खाते हो, शाम को भी उसी पर्टिकुलर टाइम पे खाना खाते हो, यानी कि आप एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर बंधे हुए हो। सारा काम जो है वो अकॉर्डिंग टू टाइम ही आप करते हो, बिना टाइम के आप काम नहीं करते। तो उसके अंदर एक आपके अंदर एक सिस्टम डेवलप हो जाता है कि वो टाइम होते ही आपके ब्रेन के अंदर एक अलार्म बज जाता है, आपको वो काम तुरंत याद आ जाता है कि भाई हाँ अब ये मेरे को काम करना है। आपकी बॉडी के अंदर जैसे कि आप रोज रात को 10 बजे सो रहे हो, तो आपके ब्रेन के अंदर ऑटोमेटिक अलार्म बज जाएगा कि अब मेरे को रात को 10 बजे सोना है। और आप सुबह अगर रोज 5 बजे उठते हो तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपको अलार्म लगाने की जरूरत नहीं होती, आपको अलार्म लगाने की जरूरत नहीं होती, आप अपने आप जाग जाते हो। तो ये सब क्या है? ये बायोलॉजिकल क्लॉक है, ये आपकी सर्काडियन रिथम है जो आपके ब्रेन को कंट्रोल कर रही है। ये क्या है? बायोलॉजिकल क्लॉक। सारे काम जैसे रोज रोज आप दोपहर को 12 बजे खाना खा रहे हो तो 12 बजे आपको अपने आप भूख महसूस होने लग जाएगी कि हाँ मेरे खाने का टाइम हो गया। तो ये होती है बायोलॉजिकल क्लॉक, सारी चीजों को कंट्रोल करने का काम करती है पर्टिकुलर टाइम के अनुसार। 24 घंटे की जो साइकिल है उसको अपन क्या बोलते हैं? सर्काडियन रिथम। 24 घंटे की जो साइकिलिंग पीरियड चलता है, जो वापस शून्य से स्टार्ट होकर 24 घंटे तक पहुंच जाएगा, वापस शून्य से स्टार्ट होकर 24 घंटे तक पहुंच जाएगा। तो ये जो टाइम पीरियड है उसको अपन क्या बोलते हैं? सर्काडियन रिथम या बायोलॉजिकल क्लॉक। और इसको कंट्रोल करने का काम वो पीनियल ग्लैंड करती है, और पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन नाम का हार्मोन सिक्रेट होता है जिसकी वजह से ये कंट्रोल होता है। अब देखिए, अगर बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ गई, यानी ना तो आपका सोने का टाइम है, ना आपका उठने का टाइम है, ना आपका खाने खाने का टाइम है, आपका कोई भी काम है वो पर्टिकुलर काम करने का टाइम ही नहीं है, और ये सब चीजें टाइम नहीं है, तो फिर आपको टाइम पे नींद नहीं आएगी। टाइम पे नींद नहीं आएगी तो आपका मूड अच्छा नहीं रहेगा, और मूड अच्छा नहीं होगा तो आपका बिहेवियर है वो भी खराब होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मेलेटोनिन की एक कंसंट्रेशन होती है, वो कंसंट्रेशन अगर आप पर्टिकुलर टाइम के अंदर सारे काम कर रहे हो तो मेंटेन रहेगी, और अगर आप टाइम से कोई काम नहीं कर रहे हो तो फिर मेलाटोनिन हार्मोन है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, और मेलाटोनिन हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएगा तो फिर क्या होगा? मेलाटोनिन हार्मोन ही अगर इम्बैलेंस हो गया तो फिर आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ जाएगी, और बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ जाएगी तो उसके अंदर ना तो आपको टाइम से नींद आएगी, ना आपका मूड अच्छा रहेगा, ना आपका बिहेवियर अच्छा रहेगा। तो सबसे ज्यादा मेलाटोनिन की कंसंट्रेशन कब होती है? अगर अपने ग्राफ की बात करें तो ये हमने एक ग्राफ बनाया है, ये मेलाटोनिन एक अक्ष पर तो दिखा देंगे मेलाटोनिन की कंसंट्रेशन। यहां पे तो क्या है? मेलाटोनिन यहां पर इवनिंग मान लो, यहां मिडनाइट मान लो, और उसको थोड़ा बढ़ा के और मॉर्निंग मान लो। तो ये 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है। अब मेलाटोनिन की कंसंट्रेशन कब सबसे ज्यादा होगी? तो मेलाटोनिन की कंसंट्रेशन का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो आपको ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देता है। इवनिंग के टाइम पे ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं होती, रात के टाइम पे बढ़ता रहता है, और मिडनाइट पे अपनी पीक पे होता है। फिर जब धीरे धीरे सुबह की टाइम होती है फिर से इसकी कंसंट्रेशन कम होती जाती है। तो ये मेलाटोनिन की कंसंट्रेशन है। इसका मतलब सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कब है? मिडनाइट को। मिडनाइट को मतलब 12 से लेकर 3 बजे तक, या फिर आप मान सकते हो 11 बजे से लेकर 3 बजे तक, ये आपकी क्या है? मिडनाइट। 11 टू 3 AM ये क्या है? आपकी मिडनाइट है। इस टाइम पे अगर आप सोए हो तो आपकी नींद है वो प्रॉपर हो जाएगी, यानी कि आप 10 बजे से लेकर 3 बजे तक सो लो तो आपकी जो नींद है वो प्रॉपर हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि जो मेरी नींद है वो अधूरी रही है या क्या रही है। और इस टाइम पे अगर आप नहीं सोए तो फिर आपका मूड एकदम से चेंज होता हुआ आपको महसूस होगा। तो सबसे ज्यादा इसकी मिडनाइट होती है, इसीलिए बोला जाता है कि रात को जगना नहीं चाहिए कि मेलाटोनिन हार्मोन की इम्बैलेंस हो गई। कई बार आप नोटिस करते होंगे कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता भी होगा कि जो बच्चे रात को 11 या 12 बजे तक नहीं सोएंगे, रात को 11 या 12 बजे तक नहीं सोएंगे, आप 12 बजे सो रहे हो तो 12 बजे के बाद सोने के बाद आप फील करते हो कि 12 बजे के बाद भी आपको नींद नहीं आ रही, यानी कि आप एक तो लेट सोए हो और लेट सोने के बाद भी आप फील करते हो कि आपको नींद नहीं आ रही, क्योंकि मेलाटोनिन हार्मोन की कंसंट्रेशन है वो इम्बैलेंस हो गई। एक दूसरा जो होता है, अगर आपकी आंखों के अंदर लाइट गिरती है
आपकी मिडनाइट के अंदर आंखों के अंदर लाइट गिरती है, उस लाइट की वजह से मेलाटोनिन हार्मोन की कंसंट्रेशन हो जाती है कम। जब अपनी आंखों के अंदर लाइट गिरेगी, ये अपनी आंखें हैं और इन आंखों के ऊपर लाइट गिरेगी तो मेलाटोनिन हार्मोन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, और मेलाटोनिन हार्मोन कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो फिर आपको नींद नहीं आती। जो बच्चे सोने से पहले मोबाइल चलाते हैं उनके साथ भी प्रॉब्लम होती है सोने में, नींद आने में, क्योंकि अगर आंखों के अंदर लाइट की रोशनी गिरेगी तो मेलाटोनिन हार्मोन है उसको पता ही नहीं चलेगा कि मिडनाइट चल रही है। अगर आंखों के सामने रोशनी है तो ब्रेन यही तो सिचुएशन डिसाइड कर रहा है। अंदर कैसे पता चल रहा है कि अब अंधेरा है, अब लाइट है, अब मॉर्निंग है, अब इवनिंग है? लाइट के बेसिस पे ही इतना जो ब्रेन है वो डिसाइड करता है कि ये कौन सी सिचुएशन है। आप दोपहर के अंदर कभी भी एक ऐसी एरिया के अंदर चले जाओ जिसके अंदर एकदम से अंधेरा है, आपको रात जैसी नींद आती है, तो लाइट के बेसिस पर, सूर्य की रोशनी के बेसिस पर या किसी भी लाइट के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि अब कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है। तो रात को सोते टाइम पे भी अगर आप मोबाइल का यूज कर रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, तो फिर मेलाटोनिन हार्मोन की कंसंट्रेशन कम होगी, और मेलाटोनिन हार्मोन की कंसंट्रेशन कम होगी तो मोबाइल चलाने के बाद में आपको काफी टाइम तक नींद नहीं आएगी। ये कंडीशंस होती है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि मोबाइल चलाने के बाद उनको तुरंत नींद आ भी जाती है, तो उनका मेलाटोनिन है, उसकी पीनियल ग्लैंड है, वो थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये नॉर्मल पर्सन की बात होगी और नॉर्मल अपने मेलाटोनिन हार्मोन की बात होगी। तो ये है अपना मेलाटोनिन हार्मोन के बारे में कुछ बातें। अब देखिए अपना नेक्स्ट एंडोक्राइन सिस्टम है। नेक्स्ट एंडोक्राइन सिस्टम कौन सा है? गोनाड्स। गोनाड्स हैं। गोनाड्स के अंदर इधर तो है मेल, और देखिए जी इधर है फीमेल। अब अपन मेल एंड फीमेल की बात करेंगे तो मेल के अंदर होता है टेस्टिस और फीमेल के अंदर होती है ओवेरी। टेस्टिस से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होगा? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट होगा एंड इनिबिन हार्मोन सिक्रेट होगा। ओवेरी से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड इनिबिन, ये हार्मोन सिक्रेट होते हैं। अब गोनाड्स के अंदर ओवरी एंड टेस्टिस, इनको सबसे ज्यादा कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस करता है, और हाइपोथैलेमस के अंदर दो टाइप के हार्मोन सिक्रेट होते हैं। एक तो होता है एलएच हार्मोन और एक होता है एफएसएच हार्मोन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं। और कहां से सिक्रेट होते हैं? हाइपोथैलेमस से इसकी सिग्नलिंग होती है, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से इन हार्मोन्स को सिक्रेट किया जाता है। सबसे पहले अपने पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ी थी, तभी इस बारे में पढ़ी थी कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से इन हार्मोन्स का सिक्रेशन किया जाता है। तो एलएच एंड एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटरी हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इनका मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर इक्वल रोल होता है। दोनों के अंदर क्या होता है? इक्वल रोल होता है। तो देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के अंदर क्या रोल होता है। तो अपन बात कर रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर आप देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर क्या बनेंगे? स्पर्म बनेंगे। अब स्पर्म बनेंगे तो इसकी सिग्नलिंग कहां से शुरू होगी? हाइपोथैलेमस से। सिग्नलिंग इसकी शुरू होगी हाइपोथैलेमस से, और हाइपोथैलेमस से किसको सिक्रेट किया जाएगा? रिलीजिंग हार्मोन को। रिलीजिंग हार्मोन कहां पे आएंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड पर। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एलएच एंड एफएसएच का सिक्रेशन करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर भी कौन सी? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड।
एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखिए LH एंड FSH कहां पे आएंगे, टेस्टिस के पास में आएंगे। अब टेस्टिस के पास में दो सेल्स होती हैं, आपने सुना होगा टेस्टिस की कितनी सेल्स होती हैं, दो सेल्स, एक तो होती है लीडिंग सेल्स, एक होती है सर्टोली सेल्स। टेस्टिस के पास में कितनी सेल्स होती हैं, दो सेल्स, एक तो हो गई लीडिंग सेल, एक हो गई सर्टोली सेल्स। लीडिंग सेल्स पर तो काम किसका है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। ये यहां पर कौन सी हैं, लीडिंग सेल्स। ये यहां पर कौन सी है, सर्टोली सेल्स। ये दो टाइप की सेल्स होती हैं। लीडिंग सेल्स का काम होता है स्पर्म फॉर्मेशन। लीडिंग सेल्स का काम क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन का काम होता है। स्पर्म फॉर्मेशन का लीडिंग सेल्स का काम होता है। और स्पर्म फॉर्मेशन के अंदर इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन किया जाता है। टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट करने का काम करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट का क्या मतलब हो गया, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर और प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर के अंदर बॉडी के अंदर सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होना, जैसे ओवरी डेवलप हो रही है, यूटेरस डेवलप हो रहा है, टेस्टिस डेवलप हो रहा है, ये सारी चीजें डेवलप हो रही हैं अंदर, तो वो होते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर वो होते हैं जो आप बाहर से देख के पता कर सकते हो ये मेल है या फीमेल है। जैसे कि मान लो मेमरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, मेमरी ग्लैंड्स का डेवलप हो गया, वेजाइना का डेवलप हो गया, पेनिस का डेवलपमेंट हो गया, एंड मेल के अंदर दाढ़ी मूंछों का डेवलपमेंट हो गया, आवाज का भारी होना हो गया, और फीमेल की आवाज पतली हो गई, ठीक है, आवाज पतली हो गई, व्यवहार में थोड़ा मधुरपन आ गया, या व्यवहार में शीतलता आ गई, और मेल के व्यवहार में थोड़ी अग्रेसिवनेस आ जाती है, तो इस चीज को अपन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जो आप बाहर से नोटिस कर सको, बाहर से देख के आप नोटिस कर सको कि ये मेल है या फीमेल है, उन कैरेक्टर्स को अपन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ये कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब देखिए FSH ने किस पे काम किया, सर्टोली सेल्स पर। अब सर्टोली सेल्स का काम होता है स्पर्म को न्यूट्रिशन देना। सर्टोली सेल्स का काम क्या है, स्पर्म को न्यूट्रिशन देना। ये स्पर्म को क्या देंगी, न्यूट्रिशन देंगी। इसके अलावा सर्टोली सेल्स जो है वो इनिबिन हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। इनिबिन हार्मोन वापस हाइपोथैलेमस की तरफ जाएगा, यानी ये अपनी सिग्नलिंग कहा देगा वापस हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस को सिग्नल देगा कि अब आपको LH एंड FSH का सिक्रेशन नहीं करना, क्योंकि स्पर्म का डेवलपमेंट हो चुका, टेस्टिस का डेवलपमेंट हो चुका, सारा काम हो चुका है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी डेवलप हो चुके हैं, तो अब आपको कुछ टाइम के लिए LH एंड FSH का सिक्रेशन नहीं करना। हाइपोथैलेमस के बाद में पॉजिटिव फीडबैक भी जाता है और नेगेटिव फीडबैक भी जाता है। नेगेटिव फीडबैक का क्या मतलब हो गया कि आपको अनावश्यक रूप से किसी भी हार्मोन को सिक्रेशन नहीं करना है, यानी कि नेगेटिव फीडबैक का मतलब तो क्या हो गया कि अनावश्यक रूप से आपको किसी भी हार्मोन को सिक्रेट नहीं करना, और पॉजिटिव फीडबैक का मतलब हो गया कि जब आवश्यकता पड़े तो आप उस पर्टिकुलर हार्मोन्स को सिक्रेट करो। तो ये बात हो गई इसके बारे में, इनिबिन और एक्टिवेशन हार्मोन्स के बारे में। तो इनिबिन सर्टोली सेल्स रिलीज करती हैं, और ये LH एंड FSH के सिक्रेशन को बंद करवाने का काम करता है, यानी कि जो अनावश्यक रूप से LH एंड FSH का सिक्रेशन हो वो नहीं हो। ये इसीलिए सिक्रेट किया जाता है कि जो अनावश्यक रूप से LH एंड FSH का सिक्रेशन नहीं होना चाहिए। तो ये तो बात किसकी हो गई, स्पर्मेटोजेनेसिस की। देन थोड़ा सा फंक्शन देखते हैं टेस्टोस्टेरोन का। फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन वही बात है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करना, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं
सबसे मेन काम तो क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाना, बोन्स को स्ट्रोंग करना, मसल्स का फॉर्मेशन करवाना, यानी कि मेल के अंदर काम कर रहा है, मेल के अंदर काम कर रहा है तो क्या करेगा, आरबीसी के नंबर भी बढ़वाता है, अग्रेसिवनेस, व्यवहार के अंदर आक्रामकता आ जाती है, एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाल्डनेस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बाल्डनेस, जो गंजापन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, बाल्डनेस। यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कंसंट्रेशन एज के अनुसार बढ़ रही है, एज के अनुसार बढ़ रही है तो इसकी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि बाल्डनेस पैदा करता है। फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं होता, यानी कि होता तो है लेकिन वो प्रोजेस्टेरोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आगे अपन पढ़ेंगे, शायद आप पहली बार पढ़ोगे कि फीमेल्स के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, ध्यान रखना इस बात का, फीमेल के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है लेकिन उसका फ्यूचर चेंज हो जाता है। तो जो बाल्डनेस आती है, गंजापन आता है, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कंसंट्रेशन की अधिकता की वजह से आता है। तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात होती है मेल्स के अंदर, फीमेल्स के अंदर ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये बात हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बात की, यानी कि मेल के अंदर गोनाड्स क्या काम कर रहे हैं उन चीजों के बारे में हमने अध्ययन किया। अब अपन बात कर लेते हैं oogenesis की, यानी कि फीमेल का एंडोक्राइन सिस्टम क्या काम करता है। तो फीमेल का एंडोक्राइन सिस्टम थोड़ा ज्यादा काम करता है, यानी कि अब किसकी बात कर रहे हैं, फीमेल की। तो फीमेल के अंदर वो का वो सिस्टम होता है, सबसे पहले हाइपोथैलेमस काम करेगा, हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रेट करेगा, और फिर ये पिट्यूटरी ग्लैंड को देगा सिग्नल। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, एक तो एलएच हार्मोन का सिक्रेशन करेगी और एक एफएसएच हार्मोन का सिक्रेशन करेगी। अब देखिए एलएच हार्मोन का काम क्या है, थिका सेल्स के ऊपर एक्ट करना, यानी कि ओवेरी के अंदर भी दो सेल्स होती हैं, एक तो होती है थिका सेल्स, एक होती है ग्रेन्युलोसा सेल्स। ओवेरी के पास में भी दो सेल्स होती हैं, एक तो होती है थिका सेल्स, एक होती है ग्रेन्युलोसा सेल्स। ये दोनों सेल्स कहां हैं, ओवेरी की बात कर रहे हैं जी अपन किसकी बात कर रहे हैं, ओवेरी। जो ओवेरी की सेल्स होती हैं वो दो सेल्स में डिवाइड होती हैं, थिका सेल्स और ग्रेन्युलोसा सेल्स। अब देखिए थिका सेल्स के ऊपर एलएच हार्मोन के रिसेप्टर होंगे, ये आपके ऐसे थिका सेल्स हैं, और यहां पर किसके रिसेप्टर हैं, एलएच हार्मोन के रिसेप्टर। उसी प्रकार से ग्रेन्युलोसा सेल्स भी इसी प्रकार प्रेजेंट होगी, और ग्रेन्युलोसा सेल्स पर भी क्या प्रेजेंट होंगे, इस हार्मोन के रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। तो इस प्रकार से इन पर एलएच एंड एफएसएच हार्मोन का सिक्रेशन हो जाता है, और यहां पर आकर के ये बाइंड हो जाते हैं जी। अब थिका सेल्स का काम क्या है, टेस्टोस्टेरोन बनाना, टेस्टोस्टेरोन बनाना, और टेस्टोस्टेरोन से फिर यहां पर ही क्या बनाना, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन, अब इस प्रोजेस्टेरोन को कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ग्रेन्युलोसा सेल्स में, और ग्रेन्युलोसा सेल्स से इससे क्या बना लिया जाएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन। ग्रेन्युलोसा सेल से एस्ट्रोजन हार्मोन बना लिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप फीमेल के अंदर देख पा रहे हो कि फीमेल्स के अंदर भी क्या रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का रिलीजन होता है, लेकिन ये आपको दिखाई नहीं देता, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन से क्या बना लिया जाता है,
टेस्टोस्टेरोन से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन कर लिया जाता है, जिसकी वजह से कभी भी आपको ये दिखाई नहीं देगा। लेकिन टेस्टोस्टेरोन जो है वो फीमेल के अंदर भी बनता है। ये आपके लिए एक नई इंफॉर्मेशन है। अब देखिए, ये सारे जो एंडोक्राइन के हार्मोन, जो आप गोनाडल हार्मोन पढ़े, ये स्टीरॉइड हार्मोन होते हैं। इनको अपन क्या बोलते हैं? स्टीरॉइड हार्मोन। और स्टीरॉइड हार्मोन का प्रीकर्सर क्या होता है? जितने भी स्टीरॉइड हार्मोन आपकी बॉडी में होंगे, स्टीरॉइड हार्मोन आपकी बॉडी में होंगे, वो कोलेस्ट्रॉल से बने हुए होंगे, कोलेस्टेरोल से बने हुए होंगे। और कोलेस्टेरोल से बने हुए होंगे तो इसका मतलब ये सारे सारे क्या होंगे? नॉन पोलर। सारे नॉन पोलर होंगे। अब नॉन पोलर होंगे तो इसका मतलब आपने पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर लेंगे, सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर लेंगे। और सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर लेंगे तो इसका मतलब एक रूल होता है, ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन। एक बहुत ही छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूं आपको, और ये होता है न्यूक्लियस। किसी भी हार्मोन को अगर काम करना है तो वो सेल मेम्ब्रेन से होते हुए न्यूक्लियस के अंदर आएगा, और न्यूक्लियस के अंदर अपनी सिग्नलिंग को स्टार्ट करेगा। यहां से क्या करेगा? सिग्नलिंग स्टार्ट करेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि हार्मोन अगर नॉन पोलर है, नॉन पोलर है तो इसके रिसेप्टर कहां होते हैं? न्यूक्लियस पे। मैंने रिसेप्टर वहां पे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के अंदर बात की थी, तभी भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। एक बार फिर से कर देता हूं। ये जितने भी नॉन पोलर हैं, नॉन पोलर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाते हैं, सेल मेम्ब्रेन को, और सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाते हैं तो डायरेक्ट न्यूक्लियस तक ये पहुंच जाते हैं, और न्यूक्लियस से पहुंचते हुए अंदर तक भी आ जाते हैं। लेकिन जो नॉन पोलर का मतलब स्टीरॉइड हार्मोन, लेकिन बहुत सारे हार्मोन जैसे इंसुलिन, ग्लूकागोन, ग्रोथ फैक्टर्स, बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे होते हैं, रेटिनोइक एसिड वगैरह हो गया, एंड थायरोक्सिन, बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो पोलर होते हैं। अब जो हार्मोन पोलर होंगे, हार्मोन पोलर होंगे, उनके रिसेप्टर इस मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते। जो पोलर चीज होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाती। क्यों नहीं क्रॉस पाती? आप सबको पता होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है, और लिपिड है वो नॉन पोलर होती है, और नॉन पोलर होने की वजह से वो पोलर चीजों को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती। तो पोलर, ये किसके रिसेप्टर हैं? पोलर के रिसेप्टर। ये रिसेप्टर किसके हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स के रिसेप्टर। अब देखिए, इनको भी कहां जाना है? न्यूक्लियस के अंदर ही जाना है। और जो नॉन पोलर है उनको भी न्यूक्लियस के अंदर ही जाना है। नॉन पोलर के लिए न्यूक्लियस के अंदर जाने का रास्ता थोड़ा आसान होता है, और पोलर चीजों के लिए न्यूक्लियस के अंदर जाने का रास्ता थोड़ा मुश्किल होता है। इसके अंदर ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो नॉन पोलर है, नॉन पोलर है तो डायरेक्ट न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे, तो इस प्रकार के रिसेप्टर को बोलते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर फैमिली। इन प्रकार के रिसेप्टर को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर रिसेप्टर फैमिली, न्यूक्लियर रिसेप्टर फैमिली। तो इस प्रकार से जितने भी आपके मैं एंडोक्राइन हार्मोन के अंदर गोनाडल हार्मोन आपको बता रहा हूं, ये नॉन पोलर हार्मोन होते हैं, क्योंकि स्टीरॉइड हार्मोन होते हैं। और स्टीरॉइड हार्मोन का क्या मतलब हो गया? ये कोलेस्ट्रॉल से मिलकर के बने हुए होते हैं, और कोलेस्ट्रॉल से मिलकर के बने हुए होने के कारण नॉन पोलर होते हैं, जिनका सिग्नलिंग है वो डायरेक्ट न्यूक्लियस के पास में पहुंच जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर लेते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर लेते हैं, जिनकी वजह से इसकी सिग्नलिंग है वो न्यूक्लियस के अंदर डायरेक्ट ही स्टार्ट हो जाती है, और डायरेक्ट स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या फायदेमंद होता है कि इन हार्मोन्स को न्यूक्लियर रिसेप्टर फैमिली के मेंबर कहते हैं। अब ये बात थी किसके बारे में? थीका सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स। अब थीका सेल्स एंड ग्रेनुलोसा सेल्स के अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है। अब LH एंड FSH का दूसरा काम है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो फीमेल के अंदर इंपॉर्टेंट साइकिल चलती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर ये कितने दिनों की होती है? 28 दिनों की नॉर्मल फिजियोलॉजी के अंदर। ये टाइम जो है वो आगे पीछे होता रहता है, क्योंकि नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो इतनी आसानी से
काम नहीं करती। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल 18 से 28 दिनों की होती है। तो इसका अपने ग्राफिकल स्टडी करें तो ऐसी कुछ स्टडीज की कर लेते हैं अपने प्रॉपर अगर स्पेस मिलता है तो ये मान लो पहला दिन है, ये यहाँ पे 5वां दिन है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, बैठ गया मामला। ये क्या है? टाइम है, और टाइम भी किसमें है? डेज में, दिनों में। अब देखिए इन 28 दिनों के अंदर क्या क्या साइक्लिक फेजेस चलती हैं। यहां पहले दिन एस्ट्रोजन हार्मोन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। एस्ट्रोजन हार्मोन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, फॉलिकल्स जो है वो डेवलप हो रही होती हैं, यानी कि ओवम के अंदर ओवम की पैकिंग की व्यवस्था यहां पर चल रही होती है। ऐसे ओवम होता है और उसके पास में ऐसे पैकिंग की व्यवस्था यहां पर चल रही होती है। अब ये धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ेगा, 10वें दिन तक आ जाओ। 10वें दिन से थोड़ा सा पहले आ जाओ, इसकी साइज है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। इसकी साइज क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। अब इंपॉर्टेंट फेज कहां आएगी? 14वें दिन के अंदर। ये यहां 14 दिन है, मान लो 14 डेज हो चुके हैं। अब 14 डेज के अंदर ये जो ओवम अंदर है, पेक है, बाहर से कवरिंग से पेक है, ये बाहर निकलेगा। और बाहर किसके रेस्पॉन्स में निकलेगा? एस्ट्रोजन हार्मोन की कंसंट्रेशन को तो यहां पर एकदम से दबा दी जाएगी। थोड़ा सा यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। अलग अलग कलर्स का यूज करते हैं अपन, तो एस्ट्रोजन हार्मोन के लिए तो रेड कलर ही ले लेते हैं। ये एस्ट्रोजन हार्मोन है, यहां पर काफी मात्रा में एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट हो रहा था, लेकिन 40 डेज के अंदर इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। और 14 डेज के अंदर 14 डेज के अंदर भी इसकी कंसंट्रेशन कंटिन्यूअसली चलती रहेगी और यहां पर थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देगी, और ये ऐसे आगे चल के कम हो जाएगी। देन अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? LH एंड FSH के बारे में। तो इसको इससे डिनोट करते हैं। यहां पर LH एंड FSH चल रहा था, आराम से चल रहा था। यहां पर 14 दिन के अंदर देखा कि इसका पीक लेवल बहुत ज्यादा हो चुका। ये LH हार्मोन के बारे में है। उसके बाद में ऐसा ही सीन कुछ FSH का दिखेगा, बस उसका पीक है वो इतना ज्यादा हाईएस्ट तक नहीं जाएगा। FSH के बारे में भी आप ऐसे ही कुछ देखोगे, लेकिन जो इसका पीक है वो कुछ इतना सा ही बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये बात किसके बारे में कर रहे हैं अपन? FSH के बारे में। तो ये यहां से ओवम बाहर आ जाएगा। इस फेज को अपन क्या बोलते हैं? ओवुलेशन। इस फेज को आप क्या बोल दोगे? ओवुलेशन। ओवम इससे कवर से बाहर आ जाएगा, इसको अपन क्या बोलेंगे? ओवुलेशन। अब ओवुलेशन की वजह से यहां पर ये ओवुलेशन हो चुका है, ओवम जो है वो अकेला आ चुका है बाहर। अब ओवम अकेला बाहर आ चुका है तो इधर से स्पर्म आएगा और स्पर्म से होगा फर्टिलाइजेशन। स्पर्म से क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले ओवम है वो एक कवरिंग में रहेगा, इसको अपन बोलेंगे कार्पस ल्यूटियम। ज्यादा मिक्स तो नहीं होगी ना चीजें। इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम बनेगा। कार्पस ल्यूटियम क्या कहलाता है कि ओवुलेशन के जस्ट बाद एग की स्ट्रक्चर को आप क्या बोल सकते हो? कार्पस ल्यूटियम एग की स्ट्रक्चर को बोल सकते हो। तो ये कहलाएगा आपका कार्पस ल्यूटियम। अब स्पर्म आएगा, स्पर्म से अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, स्पर्म से फर्टिलाइजेशन हो गया तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन, बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन यहां से
मस्त मस्त चल रहा था। अब ओवुलेशन हो गया, ओवुलेशन से फर्टिलाइजेशन हो गया, तब आप देख पा रहे हो इसको कि साहब अब इसकी कंसंट्रेशन जो है वो कुछ अलग ही बन गई। ये तो ज्यादा लाइट है। ये हार्मोन क्या है? प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन क्या कहलाता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। इस हार्मोन को क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रेगनेंसी को अब मेंटेन करने का काम कौन करेगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होते ही ब्रेन के पास इनिबिन सिग्नल देगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होते ही क्या देगा? ब्रेन के पास में साहब इनिबिन सिग्नल देगा, और इनिबिन सिग्नल देगा तो ब्रेन को ये सिग्नल दे रहा है इनिबिन। इनिबिन सिग्नल दे दिया, और इनिबिन सिग्नल देने की वजह से ब्रेन अब LH एंड FSH को रिलीज करना कर देगा बंद। ब्रेन अब क्या काम कर देगा? LH एंड FSH को रिलीज करना ही बंद कर देगा। अब LH एंड FSH को रिलीज करना ही बंद कर दिया तो अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाएगी। मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। तो देखिए इस 14 डेज के अंदर आप देख रहे हैं 14 डेज के अंदर LH हार्मोन की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है। 14 डेज के अंदर LH हार्मोन की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, तो इसको अपन बोलते हैं LH सर्ज। इस कंडीशन को बोलते हैं LH सर्ज। और इस LH हार्मोन की कंसंट्रेशन की वजह से ही ओवुलेशन होता है, यानी कि ओवम है वो बाहर आता है, अंडा जो है वो बाहर आता है LH हार्मोन की कंसंट्रेशन की मैक्सिममता की वजह से। अब देखो ये कार्पस ल्यूटियम बना है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो इसका फ्यूचर कुछ अलग होगा, लेकिन अगर मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इस कार्पस ल्यूटियम से एक अलग स्ट्रक्चर बनाई जाती है जिसको अपन बोलते हैं कार्पस एल्बिकेंस। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इफ नॉट फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये कार्पस ल्यूटियम जो है कार्पस ल्यूटियम से सारा का सारा न्यूट्रिशन खींच लिया जाएगा। जितना भी उसके अंदर न्यूट्रिशन है वो सारा का सारा न्यूट्रिशन जो है वो बॉडी के अंदर खींच लिया जाएगा। कुछ भी न्यूट्रिशन इसके अंदर नहीं बचेगा, और कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं बचेगा तो एक पीला कलर का कोई स्ट्रक्चर बनेगी, इसको अपन बोलते हैं कार्पस एल्बिकेंस। इसको अपन क्या बोलते हैं? कार्पस एल्बिकेंस। और ये आउट ऑफ बॉडी रिलीज कर दिया जाता है, जो कि कुछ ब्लीडिंग के फॉर्म में बॉडी से बाहर रिलीज होगा। क्योंकि ब्लीडिंग के फॉर्म में रिलीज क्यों होगा अभी हम पढ़ेंगे। यूटेरस के अंदर एंडोमेट्रियम मोटी हो जाती है, एंडोमेट्रियम मोटी हो जाती है, एंडोमेट्रियम भी टूट के वापस बाहर आना स्टार्ट कर देती है, जो ब्लीडिंग के फॉर्म में थोड़ी थोड़ी करके बाहर आना शुरू हो जाती है। अब ये बात तो हो गई किसके बारे में? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। अब अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा? इफ फर्टिलाइजेशन अगर, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन हो गया तो जो कार्पस ल्यूटियम है कार्पस ल्यूटियम का काम क्या है? ये 2 महीने तक सर्वाइव करेगा। 2 महीने तक सर्वाइव कर रहा है, और 2 महीने तक सर्वाइव करते करते यह जो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स का सिक्रेशन करेगा वो है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करता है।
अब 2 महीने बाद में ये काम कौन करने लग जाएगा? 2 मंथ्स के बाद में यह काम प्लेसेंटा करना शुरू कर देगा। अब देखिए जी, प्लेसेंटा कैसे बना? प्लेसेंटा को किसने बोला कि भैया आपको बनाना है क्या प्लेसेंटा? तो उसके बारे में भी देखिएगा प्लेसेंटा कैसे बना है। प्लेसेंटा बना, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बना, जाइगोट से गेस्ट्रुला बना, गेस्ट्रुला के बाद में आप देखते हो कि ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास बनती है। ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास बनती है। तो इनर सेल मास का काम है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करना और ट्रोफोब्लास्ट का काम है प्लेसेंटा फॉर्मेशन करना। तो ट्रोफोब्लास्ट ने सिग्नलिंग दी HCG के फॉर्म में, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, HCG के फॉर्म में सिग्नलिंग दी। HCG हार्मोन्स का सिक्रेशन किया। इस HCG हार्मोन के रेस्पॉन्स में आपका ये जो कार्पस ल्यूटियम है वो इन हार्मोन्स का कंटिन्यूअस सिक्रेशन करता रहेगा, इस हार्मोन का कंटिन्यूअस सिक्रेशन करता रहेगा। और जब प्रेगनेंसी होगी तो इस यूरिन के अंदर, यानी कि प्रेगनेंसी टेस्ट जो किया जाता है वो यूरिन टेस्ट किया जाता है, वो इस HCG का ही टेस्ट किया जाता है। वो एक प्रेगनेंसी किट होता है। अगर HCG हार्मोन होता है तो उस किट का कलर चेंज हो जाता है, और अगर HCG हार्मोन नहीं होता उस किट का कलर चेंज नहीं होता। तो इस प्रकार से ये पता किया जाता है कि HCG हार्मोन सिक्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो HCG किसने सिक्रेट किया है? ट्रोफोब्लास्ट ने। और ट्रोफोब्लास्ट ने कार्पस ल्यूटियम को कहा है कि आपको 2 महीने तक क्या करना है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को मेंटेन करना है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को मेंटेन करना है। और 2 महीने बाद में ये HCG अपने रिस्पॉन्स में क्या काम करने शुरू कर देगा? प्लेसेंटा फॉर्मेशन का काम कर देगा। 2 महीने बाद में प्लेसेंटा फॉर्मेशन कर देगा, और प्लेसेंटा फॉर्मेशन के बाद में HCG चलना बंद हो जाएगा। और HCG चलना बंद हो जाएगा तो जो कार्पस ल्यूटियम है ये भी शरीर से बाहर आ जाएगा। कार्पस ल्यूटियम शरीर से बाहर आ जाएगा। अब एम्ब्रियो की जो प्रॉपर न्यूट्रिशमेंट का काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज इतना ही टाइम है, वरना अपन प्लेसेंटा फॉर्मेशन कैसे होता है, बॉडी के अंदर कैसे प्लेसेंटा फॉर्मेशन होता है, थोड़ा सा मैं आपको ये करके बता देता हूं। आपने ऐसे कुछ फेलोपियन ट्यूब वगैरह की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी। ये यूटेरस है, मान लो ये फेलोपियन ट्यूब है, और इसके जो अंदर की वॉल है उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। यहां से आएगा स्पर्म, यहां पर ओवम ऑलरेडी प्रेजेंट है। यहां से स्पर्म आएगा और यहां पर ओवम ऑलरेडी प्रेजेंट है। यहां ये मिक्स हो जाएंगे दोनों, और यहां मिक्स होते होते घूमते हुए यहां तक पहुंच जाएंगे, और यहां इस एंडोमेट्रियम के पास में इसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा। ये भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि कैसे इम्प्लांटेशन होता है, कैसे ये यहां तक पहुंचता है, रास्ते में क्या क्या इसको जर्नी करनी होती है। बहुत सारी इंटरेस्टेड चीजें हैं जो अपन बाद में पढ़ेंगे कभी, अगर अपने को टाइम मिलता है तो इस प्रकार से आपकी एंडोक्राइन भी कंप्लीट हो गई। आज हमने एंडोक्राइन कंप्लीट किया है। आपकी एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर मैंने बायोकेमिस्ट्री करवा दी है। बायोकेमिस्ट्री के साथ में एंडोक्राइन सिस्टम का भी मोस्ट ऑफ पोर्शन करवाया है मैंने। एक तो एंडोक्राइन करवाया है, एक मैंने आपको करवाया है नर्वस सिस्टम, एक मैंने करवाया आपको मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। तो इसका मतलब मैक्सिमम पार्ट है वो इसका हो चुका है। नेक्स्ट क्लास के अंदर देखते हैं कि कोई नया टॉपिक लेते हैं एनिमल फिजियोलॉजी का। वैसे मोस्ट ऑफ जो 80% जो आप मान कर रहे हो या 60% जो चल रही है, 60% तो बहुत ज्यादा हो चुका है। 60% से बहुत ही ज्यादा हो चुका है अपना पोर्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। आप पढ़ाई करते रहिए और पढ़ाई जरूरी करिए।